दिल्ली कोचिंग डेथ सेंटर केस में हमने देखा ही है कि कैसे दिल्ली हाईकोर्ट बेंच, जिसमें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव मौजूद थे, ने पाया कि इस मामले में एक ब्रांच की नहीं बल्कि पूरी की पूरी दिल्ली सरकार की गलती है। आम आदमी पार्टी से लेकर एमसीडी और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस सब इस मामले में एक कड़ी फटकार दिल्ली हाईकोर्ट बेंच की सुन चुके हैं। पर मेन पॉइंट ये था कि आखिर बेसमेंट में क्लासेस होने के बावजूद भी बच्चे निकल कैसे नहीं पाए, और इसी सवाल पर ज्यादा फोकस करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट बेंच दिखी थी। इन बेसमेंट डेथ्स के बाद दिल्ली पुलिस ने एक सीरियस कदम उठाया था और बाकी कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स के इलीगल कंस्ट्रक्शन और यूज को बंद करवाया था, जिसमें दृष्टि IAS के भी कई इंस्टीट्यूट्स पाए गए थे। ऐसे में जब सारी उंगलियां एकदम से इसके फाउंडर डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति पर पड़ी, तो उन्होंने कहा था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक भूल हो गई है और बेसमेंट में पढ़ाई का ऐसा हाल भी हो सकता है कि इसे ही पता था। पर आगे से प्रॉपर रेगुलेशंस के बाद भी वे बेसमेंट में इंस्टीट्यूट्स नहीं चलाने वाले हैं। हालांकि इस मामले में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। 5 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुअर की बेंच ने पाया कि इन डेथ्स ने लोगों की आंखें खोल दी है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर को उजागर किया है। सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट को नोटिस इशू करने के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट किया है कि these places coaching centers have become death chambers. Coaching institutes can operate online unless there is full compliance of the safety norms and basic norms for a dignified life. Coaching centers are playing with the lives of aspirants who come from different parts of the country. अब जहाँ दृष्टि IAS का ये सीन है, वहीं आप सुनकर चौंक जाएंगे कि राव IAS कोचिंग, जहाँ ये डेथ्स हुए थे, ने एक बहुत ही अजीब शर्त लोगों के सामने रखी है। असल में बीते दिनों राव कोचिंग ने स्टेट किया था कि वे डिसीज्ड फैमिली के मेंबर्स को 50 लाख रुपए देंगे, पर उनकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इस मामले में राव IAS के CEO अभिषेक को जेल से निकाला जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बारे में मोहित शराफ, राव इंस्टीट्यूट के एडवोकेट, ने कहा है कि ये कंडीशन इसलिए है क्योंकि अभिषेक के अरेस्ट होने की वजह से कोचिंग की फंक्शनिंग बहुत ही बिगड़ गई है और उनके निकलने के बाद ही पूरे पैसे डिसीज्ड फैमिली मेंबर्स को मिल सकते हैं। उन्होंने इस टॉपिक पर एग्जैक्टली क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। I think from the family side, what we are offering is a 50 lakh compensation to each one of the student who has lost his life, 25 lakh rupees right away, and 25 lakh once Abhishek, who is the CEO of the organization, he comes out, and we are able to meet the requirement, the financial requirement to pay the rest 25 lakh. And I also have committed on behalf of the family that the next part will be paid within 6 months. So it's not conditional. It's not that it can never be paid. It's not like that. It will be paid within 6 months. If Abhishek gets bail before that, it will be paid far earlier, but it will not be paid beyond 6 months. Because I think right now it's a student agitation and there is no one voice. Different people have different expectation, and I am a messenger. And so therefore I'll take it back and think about it, and the family will think about it. The decision makers in the family are not here, but we'll try to do that and whatever best we can do. We want the agitation to get over. We want to stand beside the family who have lost their beloved son and daughter, and we want to be there. Having said that, there is also a lot of challenging environment right now. The business is this institute is closed. We want to. Today is the first. We have not even made salary payment to our employees. So these are a lot of challenges right now, and we have to also. A lot of students are in coaching classes comes in time so that their year is not spoiled. So we are working on all these things. It's a very challenging environment because when there is a one person which is a key man, and if he is behind bars, it put a lot of stress on the entire system. But we are working on it. कोई बात नहीं है. There is always a next time. Thank you. इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने इस केस को CBI को हैंडओवर कर दिया है और साथ ही एक कमेटी फॉर्म करने का ऑर्डर दिया है। द कोर्ट सेड दैट द कमेटी विल बी हेडेड बाय द दिल्ली चीफ सेक्रेटरी एंड विल हैव द दिल्ली पुलिस कमिश्नर, द वाइस चेयरमैन ऑफ द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड द कमिश्नर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एज इट्स मेंबर्स। कोर्ट के अकॉर्डिंग इस कमेटी को 8 हफ्तों का टाइम दिया गया है एक रिपोर्ट बनाने के लिए, और साथ ही बेंच ने स्टेट किया था कि Keeping in view the aforesaid, there is no wonder Delhi is going
moving from one crisis to another. One day there is a drought and the next day there is a flood. It is time that the administrative, financial and physical infrastructure of Delhi is relooked at. इसी के साथ एक नजर डाल लेते हैं कि इस मामले के लीड एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद क्या कहा है। आज का जो कोर्ट का फैसला है वो ना सिर्फ जो 3 निर्दोष मरे हैं उनको न्याय देने की दिशा में पहला कदम है, बल्कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था, दिल्ली का जो सारी व्यवस्थाएं, जैसे आपने परसों देखा कि सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं, उस व्यवस्था को रीवैम्पिंग के लिए भी एक योजना बनाई गई इस ऑर्डर में, और ये सुनिश्चित किया गया कि आगे ऐसी कोई इंसिडेंट्स ना हो पाए, आगे ऐसे कोई बेगुनाह जाने ना जा पाए। तो इसके लिए एक तो पहली बात, क्योंकि दिल्ली पुलिस नाकामयाब साबित हुई इस जांच को करने में, इसलिए ये ट्रांसफ़र कर दिया गया सीबीआई को, सीवीसी के सुपरविज़न में। दूसरा, एक कमेटी फॉर्म की गई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी, एमसीडी कमिश्नर और डीडीए चेयरमैन ये लोग होंगे, जो कि दिल्ली के रीवैम्पिंग के लिए एक प्लान तैयार करेंगे, कोर्ट में सबमिट करेंगे विद इन 8 वीक्स, और ये लोग बताएंगे कि कैसे दिल्ली में रीवैम्पिंग की जाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात ऑनरेबल कोर्ट ने कही कि आप जो फ्री बीच कल्चर दिल्ली में लेके आए हैं, जिसकी वजह से आदमी काम बाहर करता रहता दिल्ली में है कि पानी का बिल नहीं देना पड़े, बिजली का बिल देना पड़े, इसके लिए आपके पास जब कोई काम आता है तो आप कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस आपको करना पड़ेगा जिससे कि ये सारी समस्याएं ना आए। देखिए, अभी साफ तौर पे किसी पे कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन साफ तौर पे सीबीआई पर जो इंक्वायरी दी गई है, अब कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि कोर्ट ने ये माना कि साइंटिफिक तरीके से जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कैरी आउट हो पा रही है, इसलिए सीबीआई को इंक्वायरी ट्रांसफ़र की गई, जो एक साइंटिफिक तरीके से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट करेगा। क्योंकि अगर वहाँ पे ड्रेनेज ब्लॉक था तो वो जिम्मेदार कौन था, किस वजह से वाटर लॉगिंग हुई, किस वजह से वहाँ अंदर पानी घुसा, किस वजह से और सारे बच्चे निकल पाए और उन 3 बच्चों की मौत हो गई। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए सीबीआई एक उचित संस्था है, और सीबीआई सीवीसी के, और एक और बड़ी बात कि इसमें क्योंकि करप्शन का भी मामला हो सकता है, इसीलिए सीवीसी के सुपरविजन में ये मामला ट्रांसफ़र किया गया। मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस एकदम नाकामयाब रही इस पूरी घटना में। लीपापोती पहले दिन से शुरू कर दी गई, जो मेन कल्प्रिट थे उन तक दिल्ली पुलिस नहीं पहुंचने की कोशिश भी नहीं करी। इनफैक्ट कोर्ट ने ये भी बोला कि आपने अभी तक फाइलें क्यों नहीं सील की। उन्होंने कहा कि हमने लेटर भेजा हुआ, उन्होंने कहा आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, यू कैन सील द फाइल, आपने फाइल क्यों नहीं सील करी। तो इस सारी जो खामियां दिल्ली पुलिस की निगरानी में, दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन में रही, उसी सब से ये मैटर जो है ट्रांसफर कर दिया गया ऑनरेबल। किसकी अगुवाई में कमेटी बनाई गई है, कौन हेड करेंगे? देखिए, ये सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है ये मैटर, और जो रिवैम्पिंग के लिए कमेटी बनेगी वो चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में रहेगी, और उसमें एमसीडी कमिश्नर और डीडीए चेयरमैन रहेंगे। उसमें क्या कोई दिल्ली सरकार का कोई मंत्री या अधिकारी जो? नहीं, कोई सिर्फ अधिकारी, क्योंकि जब कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पा रही है, दिल्ली सरकार के वकील जो अपीयर, उन्होंने कहा कि मार्च में हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी। बताइए, दिल्ली जैसी जगह में जहाँ सारे जितने भी वीआईपीज रहते हैं, सारे रिवैम्पिंग की जरूरत है, वहाँ अगर आपकी कैबिनेट की मीटिंग मार्च में हुई थी 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले, तो वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के, और सबसे बड़ी बात, हालांकि कोर्ट में ये बात नहीं है, लेकिन एमसीडी के काउंसलर, जो लोकल काउंसलर, ऐसा खबरों से आया कि वो गायब हैं, तो फिर उनको इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं था। दिल्ली फायर सर्विस के एक डिप्टी डायरेक्टर ने एक जो एनओसी दिया है उसमें ये लिखा है कि हमने इंस्पेक्ट किया, हमारे 2 लोगों का नाम लिखा है कि हमने इंस्पेक्ट किया, 1 जुलाई को और 9 जुलाई को उन्होंने एनओसी इशू किया है। तो उसकी भी बात की गई कि अगर आपने एनओसी इशू किया और आप उसमें ये लिख रहे हैं कि जो लाइब्रेरी नहीं थी, उसमें बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज था और पार्किंग था, तो ये लाइब्रेरी कहाँ से आ गई इतने 10 दिनों में। तो बिल्कुल सरकारी तंत्र, जो दिल्ली का लोकल सरकारी तंत्र है, जो एमसीडी का तंत्र है, जो दिल्ली पुलिस है, इनके रवैये पे और इनके जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया। आगे देखते हैं कि इस केस में अब क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल सकते हैं, और क्या इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर्स को बेल मिलती है या नहीं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।